अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आपसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि आज हम एक कुल्ली तौर पे डिफरेंट लेक्चर पढ़ेंगे दैट इज़ मच रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट, जो हमारे माहौल से मुतल्लिक भी है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है दैट इज़ क्रोजन। क्रोजन क्या होती है और क्रोजन से कैसे बचा जा सकता है, वो पूरी की पूरी डिटेल जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर हम अपने घरों के अंदर लोहे का इस्तेमाल करते हैं, लोहे की खिड़कियां बनाते हैं, लोहे के दरवाजे बनाते हैं, छतों के ऊपर और यहाँ सीढ़ियों के पास जो है लोहे की रेलिंग, आजकल तो वैसे मुख्तलिफ स्टील की और एलुमिनियम की वैरायटी चूँकि आ चुकी है, लेकिन एक ज़माना था जब हम ये सारी चीज़ें जो है वो लोहे की खिड़कियाँ, दरवाजे और रेलिंग्स बनाते थे, तो हर 2 साल बाद 3 साल बाद ना उनके ऊपर पेंट करना पड़ता था। अगर हम ऐसा नहीं करते थे तो वो लोहा स्लोली आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता था जैसे ख़त्म होता जा रहा है, खाया जा रहा है। स्लोली वो जो मेटल्स की ईटिंग हो जाना है, मेटल्स का करोड हो जाना है, मेटल का ज़ाया हो जाना है, दिस इज़ कॉल्ड क्रोजन। अगर तो मसलसल उसके ऊपर पेंट किया जाता रहता है फिर तो उसको नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर वक्त गुजरने के साथ साथ कोई मेटल अपने माहौल की वजह से, इर्द गिर्द एनवायरनमेंट की वजह से स्लोली करोड होना शुरू हो जाए, खाई जाना शुरू हो जाए, रफ होना शुरू हो जाए, इस हम प्रोसेस को नाम देते हैं क्रोजन। और आयरन की क्रोजन को एक स्पेशल नेम भी दिया जाता है रस्टिंग, जिसे हम बच्चों जंग लगना बोलते हैं। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखता हूँ पहले क्रोजन की। क्रोजन इज अ स्लोली, आहिस्तगी से, ईटिंग अवे द मेटल, ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स, किसी मेटल्स का आहिस्ता आहिस्ता अपने इर्द गिर्द के माहौल से ख़राब हो जाना, स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू इट्स एनवायरनमेंट, अपनी एनवायरनमेंट की वजह से उसका ख़राब हो जाना, दिस इज़ कॉल्ड क्रोजन। इस प्रोसेस को क्रोजन कहते हैं। क्रोजन ऑफ आयरन, स्पेशली जब हम आयरन की क्रोजन की बात करते हैं उसे हम रस्टिंग भी बोलते हैं, जंग लगना। रस्टिंग क्या है? रस्टिंग इज द क्रोजन ऑफ आयरन। लोहे की क्रोजन को रस्टिंग, जंग लगना बोलते हैं। ये काम कैसे होता है, लोहे को जंग कैसे लग जाता है, ये बच्चों हमारा आज का टॉपिक है। ये भी नोट है, राइट अ डिटेल नोट ऑन क्रोजन, राइट अ डिटेल नोट ऑन रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आप लोगों ने बच्चों ये ऑब्जर्व किया होगा, लोहे को जंग लगने का अमल जो है उस वक़्त ज़्यादा तेज़ होता है जब बारिशें होती हैं, नमी आ जाती है हवा में जब मॉइस्चर होता है तो लोहे को जंग लगने का जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाता है। गर्मी के अंदर, शदीद गर्मी में, जब चिलचिलाती हुई गर्मी, गर्म सूरज की हवाएं, तेज़ धूप होती है, उस वक़्त लोहे को जंग नहीं लगता। वो जो 2 महीने बरसात के आते हैं ना, जब मानसून की हवाएं चलती हैं, हवा में नमी हो जाती है, चिपचिपा सा, हर वक्त पसीना, वो जो कंडीशन, वो जो 2 माह होते हैं, उस हालात में लोहे को जंग लगने का अमल तेज़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? रस्टिंग का जो प्रोसेस है बच्चों, जंग लगने के प्रोसेस के लिए पहली बात मॉइस्चर का होना ज़रूरी है। रस्टिंग का प्रोसेस स्पीडी हो जाता है। कुछ फैक्टर्स हैं जो रस्टिंग के ऊपर असरअंदाज होते हैं। वो फैक्टर्स कौन से हैं? वो 2 फैक्टर्स हैं, एक तो मॉइस्चर, हवा में नमी, मॉइस्चर इन एयर, दूसरा है ऑक्सीजन इन एयर। याद रहे, जंग लगने का अमल तभी होगा जब हवा में नमी होगी, हवा में मॉइस्चर होगा तो ही जंग लगेगा। और दूसरी बात, जंग उसी वक़्त लगेगा जब हवा में ऑक्सीजन होगी। इन दोनों चीज़ों की वजह से लोहे को जंग लगने का प्रोसेस शुरू होता है, वैसे नहीं होता। आम तौर पे जंग कैसे लगता है, हम प्रोसेस डिस्कस करते हैं।
जंग कैसे लगता है? लेट्स सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ एयर, दिस इज द सरफेस ऑफ आयरन। ये लोहे की तह है और इस पे कोई डेंट पड़ गया हुआ है, इस पे डेंट पड़ गया है, ये एक डेंट है, ये बच्चों एक डेंट है। ये जिस जगह लोहे को चोट लग जाती है, डेंट पड़ जाता है, खड्डा पड़ जाता है, वहां पर लोहे के जो मॉलिक्यूल हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देते हैं। वो जगह जिस मकाम पर लोहे को खराशें आ जाएं, चोट लग जाए, खुरचा जाए, उस जगह से लोहे के जो एटम हैं आयरन, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देंगे। ये लोहे का मैंने बच्चों एक एटम बनाया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दिया। लोहे का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता, लोहे का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है। तो 2 जो लोहे के एटम होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे? 4। मैं रिपीट करता हूं, लोहे का जो एक एटम है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकता है। जैसे सोडियम 1 को रिलीज करता है, लोहा 2 को रिलीज करता है, तो 2 लोहे के एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देंगे। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना, इस अमल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इस अमल को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और वो जगह जिस जगह पर ऑक्सीडेशन हो रही होती है उस जगह को कहते हैं एनोड, और इसीलिए उस जगह को हम एनोडिक रीजन भी कह सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं बच्चों, दरमियान में चूंकि हमने ना कुछ स्मार्ट सिलेबस में चीज़ें छोड़ी हैं, है ही नहीं थी, मजबूरन थी, तो ये हमने आपको बताया है। एनोड का वर्ड पीछे गुजरा है। एनोड क्या होता है? ये वो रॉड, वो जगह, वो प्लेस है, वो रीजन है, वो इलाका है जहाँ ऑक्सीडेशन होती है। जिस जगह पर ऑक्सीडेशन हो उस जगह को एनोड बोलते हैं। तो ये जगह यहाँ पर चूंकि डेंट पड़ चुका था, यहाँ पर खराशें आ जाएंगी। ये जगह जो है, यहाँ से एक आयरन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को और 2 आयरन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। ये जो जगह है, इस जगह को बोल देंगे एनोडिक रीजन। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और हवा के अंदर मॉइस्चर है कि नहीं? बिल्कुल, ये सारी एयर है। ये जो मैंने बच्चों डॉट्स लगाए हैं, ये सारी क्या है? एयर, ये सारी हवा है। इस हवा के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं, इस हवा के अंदर ऑक्सीजन भी है, इस हवा के अंदर हाइड्रोजन के आयंस भी हैं। ये सारी जो मैंने बच्चों एयर बनाई है, इस एयर के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन के आयंस भी हैं, ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हैं तो ये वो जगह ढूंढते हैं, जिस जगह में उस प्लेस को ढूंढते हैं जिस प्लेस पे, जिस जगह पे ऑक्सीजन ज़्यादा है। मैंने आपको बताया क्रोजन लगने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। ये इलेक्ट्रॉन उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन से मिलते हैं। इसके अलावा 4 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ से मूव करेंगे। कहाँ चले जाएंगे? जहाँ ऑक्सीजन है और जहाँ पर हाइड्रोजन है। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कहाँ से आ गए? बच्चों ये हवा के अंदर पहले से ही मौजूद हैं। ये जो हमारे इर्द गिर्द हवा है, इसमें पानी भी है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, इसके अंदर हाइड्रोजन के आयंस भी हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे और जिस जगह पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती हैं वहाँ जाकर रिएक्शन करते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए मैंने 4 हाइड्रोजन के आयन बनाए। 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के आयन से मिलेंगे, 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलेंगे और इनके मिलने से बन जाएंगे 2 वाटर, 2 वाटर। ये बच्चों सारी इक्वेशन इंपॉर्टेंट हैं, ये अहम मसवात है, इसको समझें ज़रा। ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? आयरन से। कहाँ से आए? आयरन से। आयरन से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकले
हवा के अंदर चले गए। हवा के अंदर हाइड्रोजन भी हैं और ऑक्सीजन भी हैं। सर ऑक्सीजन तो हवा में होती है, गैस है, हाइड्रोजन कहाँ से आई? हाइड्रोजन जो होती है हवा में कार्बोनिक एसिड होता है। हवा में एक एसिड होता है, उसका नाम है कार्बोनिक एसिड H2CO3, उस वजह से आती है। कार्बोनिक एसिड की वजह से हाइड्रोजन भी आ गई। ये जब आपस में मिलते हैं, 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये पानी बन जाते हैं, 2 पानी के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, ओवरऑल क्या होता है? ओवरऑल ये होता है कि 2 आयरन, ये 2 आयरन प्लस ये ऑक्सीजन O2 प्लस N वाटर, साथ में चूंकि ये 2 पानी है, साथ 2 N+2 वाटर जब आपस में मिलते हैं, इनके मिलने से क्या होता है? इनके मिलने से आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, Fe2O3 बन जाता है, Fe2O3 बन जाता है। उसके साथ ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसके साथ बच्चों आयरन रिएक्शन करती है, Fe2O3 बन जाता है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन्स पैदा होते हैं। ये एक ओवरऑल रिएक्शन है, Fe2O3 इसके साथ पानी के N मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, H2O, और फर्दर जो है वो हाइड्रोजन्स पैदा होते हैं 4। एक मरतबा जब लोहे को जंग लगता है, ओवरऑल ये रिएक्शन होता है, आयरन से पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन होती है आयरन की, उस जगह को बोल देंगे एनोडिक रीजन, क्योंकि जिस जगह पर ऑक्सीडेशन होती है उसे एनोड बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके हवा में ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से मिलते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो आयरन ने निकाले हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलेंगे तो पानी बना देंगे। आयरन जो है, आयरन के चूंकि आयंस बन चुके थे, आयरन पे चूंकि प्लस का चार्ज आ चुका था, आयरन से जब 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, आयरन पे आ जाएगा बच्चों प्लस का 2 चार्ज, प्लस का 2 चार्ज। वो जो आयरन है जब उस पर प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और उससे बन जाएगा आयरन ऑक्साइड। पानी के मॉलिक्यूल उसके साथ लग जाएंगे, 2 पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो एज इट वैसे के वैसे रिलीज हो जाएंगे और उसकी हाइड्रोजन जो है वो बन जाएगी। 2 ऑक्सीजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन यहाँ से, टोटल 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ लग जाएंगे। ये 4 हाइड्रोजन है ये यहाँ रिलीज हो जाएंगे और ये जो प्रोसेस है Fe2O3.NH2O, इसको हम बोल देंगे ये रस्ट है, ये जंग है। ये जो Fe2O3.NH2O बन जाएगा ये रस्ट कहलाता है, ये जंग कहलाता है। ये भुरभुरा होता है, ये स्पंजी होता है। जहाँ पर एक मरतबा जंग लग जाता है वो सरफेस जो है इस तरह से, ये जो सरफेस है ये पोरस हो जाती है और जंग लगने के प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर सकती। जहाँ एक मरतबा जंग लग जाता है वो आसपास के इलाके में स्प्रेड कर जाता है, फैलना शुरू हो जाता है। ये मुकाम जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं इस जगह को कहते हैं कैथोडिक रीजन। एक लफ्ज़ है एनोडिक रीजन, एक है कैथोडिक रीजन। वो जगह जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले एनोडिक रीजन, जहाँ वो इलेक्ट्रॉन जाके वाटर बना रहे हैं उस जगह को बोल देंगे कैथोडिक रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं इलेक्ट्रॉन की एडिशन को रिडक्शन कहते हैं। जहाँ रिडक्शन होती है उसे कैथोडिक रीजन भी बोलते हैं। जहाँ से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो एनोडिक रीजन, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन कर रहे हैं उसे बोल देंगे कैथोडिक रीजन। और ये जो जंग लगने का प्रोसेस है फिर ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ये एक रिडॉक्स प्रोसेस हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन भी हुई है, इसमें रिडक्शन भी हुई है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। एक मरतबा जब जंग लग जाता है, जंग लगने का प्रोसेस जो है बाद में स्टॉप नहीं किया जा सकता। ये वाला प्रोसेस जो है वो स्प्रेड करता जाता है, फैलता चला जाता है। ये जो टॉपिक है बच्चों दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगना। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से बता दूं कि आयरन को जंग लगने का प्रोसेस क्या है और क्रोयन क्या होती है।
क्रोयन का मतलब होता है किसी भी मेटल का वक्तन फवक्तन अपने माहौल की वजह से स्लोली ईटन, रफ हो जाना, उसका खाया जाना, उसका वर्ड इस्तेमाल किया गया है बीइंग ईटन, खाया जाना, दिस इज कॉल्ड क्रोयन। और आयरन की जो क्रोयन है स्पेशली उसको हम जंग लगना भी बोलते हैं, जिससे लोहा कमज़ोर हो जाता है। आयरन को जंग लगने का प्रोसेस जो है आमतौर पे उस वक्त तेज़ हो जाता है जब हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है और हवा में नमी भी होती है। ये अमूमन बरसात का मौसम जो है, बरसात का जो मौसम है, इस मौसम में जंग लगने का प्रोसेस जो है वो मज़ीद तेज़ हो जाता है। लोहे के ऊपर जो खराशी होती हैं सूरज की रोशनी की वजह से, वैसे भी आप जानते हैं मेटल जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस्ट कर देती हैं। मेटल्स जब अपने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करती हैं तो मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आयरन जो है जब अपने वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करती है तो उस पर +2 चार्ज आ जाएगा। अगर 2 आयरन के एटम्स हों बच्चों, ये अगर मैं 2 आयरन की बात करूं तो 2 आयरन जो हैं जब अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देंगे तो उन पे +2 चार्जेस आ जाएंगे। एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन को, तो 2 आयरन 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करती हैं। इस मुकाम को जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इसे कह देंगे एनोडिक रीजन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। जिस जगह पर ऑक्सीडेशन होती है उस जगह को एनोडिक रीजन कहा जाता है। वो इलेक्ट्रॉन जिस मुकाम से निकलते हैं वो उस स्पेस में चले जाते हैं, उसी लोहे के ऊपर ऐसी जगह पे जाके रिएक्शन करते हैं जहाँ पर वाटर और जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं और पानी बना देते हैं। जिस मुकाम पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं उस जगह को कैथोडिक रीजन बोल देंगे। जो मैंने कैप सी सर्कल बनाया है ये कैथोडिक रीजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। ओवरऑल बच्चों ये हाइड्रोजन कहाँ से आती है? हाइड्रोजन जो है ये हवा में मौजूद कार्बोनिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है उसके टूटने से वजूद में आती है। जितना ज़्यादा हवा में ऑक्सीजन और कार्बोनिक एसिड होगा उतना ही ज़्यादा लोहे को जंग लगने का प्रोसेस तेज़ होता चला जाता है। आयरन ओवरऑल क्या होता है? ओवरऑल ये होता है कि आयरन जो है एक ऑक्सीजन से मिलता है। ओवरऑल अगर हम देखें आयरन ऑक्सीजन से मिलता है और इसमें N+2H2O, मतलब ये 2 पानी के मालिक्यूल भी और साथ जितने भी पानी के मालिक्यूल हवा में मौजूद हैं उनको मैंने N से शो किया है। N से मुराद 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, कम से कम 2 ज़रूर हों। 2+NH2O वो पानी के मालिक्यूल, आयरन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, आयरन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऑक्सीजन में ऐड हो जाते हैं। आयरन की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की रिडक्शन हो जाएगी और जंग लग जाएगा। आयरन को Fe2O3.NH2O, आयरन को जंग लग जाएगा और साथ हाइड्रोजन पैदा होंगे। वो जो हाइड्रोजन है वो दोबारा से पानी के साथ मिलेंगे और पानी के मालिक्यूल बनाएंगे। मतलब क्या है, एक मर्तबा जब जंग लग जाएगा तो जंग लगने से जो हाइड्रोजन रिलीज होंगे वो मज़ीद जंग लगने के प्रोसेस को बढ़ाते चले जाएंगे। जंग लगने का प्रोसेस जो है ये स्टॉप नहीं होगा। जंग जो होता है ये फर्दर जंग लगने के प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर सकता। जैसे ही रस्टिंग का प्रोसेस शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता वो सारे का सारा जो लोहा है वो करोड होता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। सर कैसे बचा जा सकता है? आयरन की रस्टिंग जो है उससे कैसे बचा जा सकता है? तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे को जो जंग लगना है, अगर आप लोहे को जंग लगने से बचाना चाहते हैं तो उसके 4 तरीके हैं। उसके 4 तरीके हैं, नाम हम सुन लेते हैं। हाँ, इसकी जो डिटेल है वो हम इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाम क्या है? सबसे पहले ऑयल या ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। लोहे के ऊपर ऑयल या ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। पेंट कर दें लोहे के ऊपर तब भी लोहे को जंग नहीं लगता। अलाइंग कर दें, क्या होती है डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मेटेलिक कोटिंग करते हैं। तो ये 4 तरीके हैं बच्चों जिससे आप आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। और 4 तरीके कौन से हैं? सबसे पहला ग्रीजिंग, ग्रीस या ऑयल का इस्तेमाल। दूसरा पेंट। तीसरा बच्चों क्या है? अलाइंग। 4 वाला मेटेलिक कोटिंग। मेटेलिक कोटिंग। ये 4 तरीके हैं बच्चों। चारों तरीकों से आप अपने लोहे को
जंग लगने से बचा सकते हैं। इनकी डिटेल जो है वो बच्चों इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 19 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है अब सारे बच्चों को समझ आ गया। ये बच्चों प्रैक्टिस करनी है इसकी, ग्रुप में तो नहीं सेंड करना, लेकिन इसको आपने अच्छी तरह घर से लिखना है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अहम क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट में बच्चों एक थ्योरेटिकल टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इससे कैसे बचा जा सके। तब तक के लिए सर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।